हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जी के एजुकाट में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मेरी एक भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज है जिसको मैं लुसेंट जी के बुक से कवर कर रहा हूँ। मैं जो ये वीडियो बनाता हूँ हर टॉपिक हर एक लाइन को मैं कवर करूँगा और साथ के साथ जो डेफिनेशन मुश्किल होगी उसको मैं अलग से बताऊँगा। इनमें कुछ हिंदी के वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारी समझ में नहीं आते, उन शब्दों को मैं इंग्लिश में उनका मीनिंग बताऊँगा ताकि वे आपकी समझ में अच्छे आ सके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इंग्लिश के वर्ड अच्छी तरह जानते हैं लेकिन उसके हिंदी हम नहीं जानते। कई बार हम हिंदी के वर्ड अच्छी तरह जानते हैं लेकिन इंग्लिश हम नहीं जानते। तो मैं दोनों तरह से इनको कवर करूँगा। मैं अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज़ के 15 वीडियो बना चुका हूँ। आप चाहे तो इसके पहले के जो पार्ट्स हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके मेरे पिछले सभी वीडियो देख सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था से कंपटीशन एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और इसके अलावा जो बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का मेरा ये वीडियो, जो कि जुड़ा हुआ है सेबी से, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। और उसके साथ साथ हम हमारे देश के अंदर जो शेयर बाज़ार है, स्टॉक मार्केट है, उसको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा बजट का एक टॉपिक भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बजट क्या होता है और इसको कौन पेश करता है। तो आज का ये मेरा टॉपिक है, वो शुरू करते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसको इंग्लिश में सेबी बोला जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक सरकारी संस्था है जो कि हमारे देश के अंदर जो कंपनीज है उनको रेगुलाइज करती है, मतलब उनको कंट्रोल करती है, उनका नियंत्रण करती है। क्या होता है कि हम हमारे देश के अंदर स्टॉक मार्केट है, शेयर बाज़ार जिसको बोला जाता है, जहाँ पे शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। म्यूचुअल फंड भी वहाँ पे खरीदे और बेचे जाते हैं। तो कुछ सामान्य व्यक्ति जो वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं उनके साथ ज़्यादा धोखाधड़ी ना हो, उसको रोकने के लिए, किसी भी तरह का करप्शन रोकने के लिए सेबी का गठन हुआ था। और सेबी तब से लेके आज तक भारतीय शेयर बाज़ार को कंट्रोल करते हुए आ रही है। तो शुरू करते हैं सेबी के बारे में। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को आर्थिक उदारीकरण की नीति के अंतर्गत पूंजी बाजार में निवेशकों की रुचि बढ़ाने तथा उनके हितों की रक्षा के उद्देश्य से की गई थी। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को। और सेबी की फुल फॉर्म हमें याद रखनी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसका पर्पज़ क्या था? आर्थिक उदारीकरण की नीति को फुलफिल करना, उसको कंप्लीट करना। आर्थिक उदारीकरण क्या है? आर्थिक उदारीकरण से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने हमारी जो लास्ट की वीडियो गई है उनमें हमने एलपीजी मॉडल के बारे में पढ़ा था। एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। जो 1992 में ये मॉडल लागू किया गया था। तो उसमें एक मॉडल था उदारीकरण, यानी हम जो व्यापार करते हैं, हम जो इन्वेस्ट करते हैं, दूसरे देश हमारे देश में आके जो इन्वेस्ट करता है, और हमारे देश के अंदर जो व्यक्ति इन्वेस्ट करते हैं, और कंपनियां जो नई नई कंपनियां जो स्टार्ट होती है, तो उन पे जो सरकार का नियंत्रण है उसको कम किया गया था इस मॉडल के द्वारा। तो यही उदारीकरण की नीति का पर्पज़ है कि नियंत्रण को, भारतीय सरकार के नियंत्रण को कम करना, ताकि कंपनी ज़्यादा गठित हो सके और भारत का विकास हो सके। तो इसके लिए सेबी का गठन हुआ था। और पूंजी बाजार में निवेशकों की रुचि बढ़ सके, इंटरेस्ट बढ़ सके, ताकि वे अपना पैसा इन्वेस्ट पूंजी बाजार में यानी कैपिटल मार्केट में कर सके, तथा उनकी हितों की रक्षा के उद्देश्य से इस संस्था का गठन हुआ था। 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश के द्वारा इसे संवैधानिक या वैधानिक दर्जा भी प्रदान कर दिया गया है। यानी 1988 में इसका गठन हुआ था, 1992 को एक अध्यादेश के द्वारा। अध्यादेश क्या होता है? जब हमारी संसद सत्र नहीं होते तो किसी भी कानून को पास करने के लिए राष्ट्रपति की परमिशन ली जाती है। राष्ट्रपति किसी भी कानून को, जब संसद सत्र लागू नहीं होते, उसको पारित कर सकता है, उसको पास कर सकता है, उसको लागू कर सकता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा इस तरह के जो कानून पास किए जाते हैं उसको अध्यादेश बोला जाता है, जो बाद में कानून बन जाता है। तो 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश के द्वारा सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया, इसको एक संवैधानिक का रूप दिया गया।
सेबी अधिनियम को संशोधित कर 30 जनवरी 1992 को सेबी को म्यूचुअल फंडों एवं स्टॉक मार्केट के नियंत्रण के अधिकार दिए गए। म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने का भी जो अधिकार है वो सेबी को दिया गया। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण सेबी के द्वारा ही किया जाता है। भारतीय स्टॉक मार्केट का के लिए नियम कानून कायदे बनाना और साथ के साथ उनको सुपरवाइज करना यानी देख रेख करना, ये सब सेबी के द्वारा किया जाता है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है, यानी इसका हेड ऑफिस जो है सेबी का कहाँ पे है, मुंबई में, जबकि इसके अक्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता में, दिल्ली और चेन्नई में स्थापित किए गए हैं। यानी इसके अक्षेत्रीय मतलब इसके जो जोनल ऑफिस है वो कोलकाता में भी है, दिल्ली में भी है और चेन्नई में, और मेन जो हेड ऑफिस जो है इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कहाँ पे है, मुंबई में। सेबी का संपूर्ण प्रबंधन 6 सदस्यों की देखरेख में किया जाता है। तो 6 मेंबर एज ए मैनेजमेंट के रूप में इसमें काम करते हैं। इसका अध्यक्ष केंद्र सरकार के द्वारा नामित विशिष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्ति होता है। यानी इसका अध्यक्ष कौन होता है, जिसको विशिष्ट योग्यता प्राप्त हो और वो केंद्र सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है, उसका सिलेक्शन किया जाता है। तथा 2 सदस्य केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारियों में से ऐसे व्यक्ति नामित किए जाते हैं जो वित्त एवं कानून के विशेषज्ञ हो। 2 अधिकारी यानी 2 ऑफिसर केंद्रीय मंत्रालय से के द्वारा नामित किए जाते हैं, मतलब नॉमिनेट किए जाते हैं, जिनको वित्त एवं कानून का अच्छा नॉलेज हो। सेबी के प्रबंधन में एक सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों में से है तथा 2 अन्य सदस्यों का नामांकन भी केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। यानी एक सदस्य इसमें आरबीआई की तरफ से होता है, बाकी 2 और सदस्यों का नॉमिनेशन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इसमें कुल मिला के कितने सदस्य होते हैं, 6। सेबी के अध्यक्ष कार्यकाल सामान्यतः 3 वर्ष का होता है। जो सेबी का जो चीफ होता है, जो इसका अध्यक्ष होता है, उसका जो कार्यकाल है, उसका जो टर्म है वो 3 साल की होती है। मतलब 3 साल तक वो इस पद पर रह सकता है, किंतु कोई व्यक्ति अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही इस पद पर रह सकता है। या तो उसके जब कोई व्यक्ति इसका अध्यक्ष बनता है या तो वो 3 साल तक इसका अध्यक्ष बना रहेगा, या फिर उसकी अगर 3 वर्ष से पहले उसकी 65 वर्ष की आयु कंप्लीट हो जाती है तो वो इस पद से रिटायर्ड हो जाता है। 1988 में सेबी की प्रारंभिक पूंजी 7.5 करोड़ रुपए थी, जो कि प्रवर्तक कंपनियां IDBI, ICICI तथा IFCI द्वारा दी गई थी। 1988 में जब सेबी की शुरुआत हुई थी तो इसकी शुरुआत कितनी कैपिटल से हुई थी, 7.5 करोड़ रुपए से इसने स्टार्टिंग की थी। और इसकी जो प्रवर्तक कंपनियां, प्रवर्तक मतलब जो जिस कंपनियों ने मिलकर इसका गठन किया था वो थे IDBI, ICICI तथा IFCI। तो ये जो बैंक जो दिए गए हैं, ये जो कंपनी या जो बैंक जो दिए गए हैं, इनकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी होगी। आप ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो आप गूगल पर जाकर इनकी फुल फॉर्म देख सकते हैं। तो इन कंपनियों ने मिलकर सेबी का गठन किया था। भारतीय पूंजी बाजार की विनियमित करने की वैधानिक शक्तियाँ अब सेबी को ही प्राप्त है। यानी पहले जब ये स्टार्ट हुई थी एज ए प्राइवेट कंपनी स्टार्ट हुई थी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी ये, लेकिन अब भारतीय पूंजी बाजार यानी इंडियन कैपिटल मार्केट को ये इंडियन कैपिटल मार्केट के बारे में नियम कानून कायदे लागू करना इस सेबी के ही हाथ में दे दिया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार अब किसी भी शेयर बाजार यानी स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता प्रदान करने का अधिकार सेबी को है। यदि स्टॉक मार्केट के अंदर यानी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर कोई कंपनी पार्टिसिपेट करना चाहती है, उसमें भाग लेना चाहती है, यानी अपने आप को लिस्ट करना चाहती हैं, तो उसको सबसे पहले सेबी की परमिशन लेनी जरूरी होती है। शेयर बाजार के किसी सदस्य के किसी बैठक में मताधिकार के संबंध में नियम बनाने तथा उसे संशोधित करने का भी अधिकार सेबी को है। यानी शेयर बाजार के किसी भी सदस्य जो सेबी की मीटिंग में भाग लेते हैं, उसको मत अधिकार के बारे में कुछ भी चेंजेस सेबी कर सकती है। नेक्स्ट हमारा सेबी संशोधन विधेयक 2002 के तहत इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना सेबी के द्वारा किया जा सकता है। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, जब किसी कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि उसमें जो कर्मचारी काम करते हैं वो करप्शन करके या हेरा फेरी करके शेयर बाज़ार में शेयर की वैल्यू बढ़ा देते हैं, कई बार उनको डाउन कर देते हैं। तो इस तरह की जो ट्रेडिंग होती है उनको इनसाइडर ट्रेडिंग बोला जाता है। तो 2002 से पहले खूब होती थी, तो इस पे कंट्रोल करने के लिए सेबी ने एक नया कानून बनाया, जिसके तहत अगर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना, 25 करोड़ रुपए का फाइन सेबी के द्वारा थोप दिया जाएगा, यानी सेबी के द्वारा उस पर लागू कर दिया जाएगा।
इसी विधेयक में लघु निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामलों में 1 लाख रुपए प्रतिदिन की दर से 1 करोड़ रुपए जुर्माना आरोपित करने का प्रावधान किया गया है। यानी लघु निवेशक, छोटे मोटे जो निवेशक है, इन्वेस्टर है, अगर उनके साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी की जाती है किसी भी कंपनी के द्वारा, तो उस पर भी जुर्माना लगाने का जो प्रावधान है जो सेबी में किया गया है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है भारत के प्रमुख शेयर बाजार। तो अब हम यहाँ पे हमारे देश के अंदर जो प्रमुख शेयर बाजार है, जो मेन शेयर मार्केट है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारा राष्ट्रीय शेयर बाजार यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NSE बोल दिया जाता है। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना की संस्तुति सन 1991 ईस्वी में फेरवानी समिति ने की थी। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1991 ईस्वी में। और फेरवानी समिति यानी फेरवानी एक कमेटी थी जिसने इस संस्था की स्थापना की थी। किसकी? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। सन 1992 में सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि IDBI को इस बाजार की स्थापना का कार्य सौंपा। यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना किस बैंक के द्वारा की गई थी? IDBI के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है। IDBI ही राष्ट्रीय शेयर बाजार का प्रमुख प्रवर्तक है, यानी IDBI ने ही राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना की है। राष्ट्रीय शेयर बाजार NSE को प्रारंभिक अधिकृत पूंजी 25 करोड़ रुपए है। यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जब स्थापना हुई थी तब इसकी जो अधिकृत पूंजी थी, इसकी जो कैपिटल थी वो 25 करोड़ रुपए थी। और इसका मुख्यालय दक्षिण मुंबई में वर्ली में है। और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? वर्ली में। मुंबई में एक जगह है वर्ली, वहाँ पे इसका मुख्यालय है, इसका हेड ऑफिस है। किसका? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी राष्ट्रीय शेयर बाजार का। और राष्ट्रीय शेयर बाजार की तरह ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BSE बोल दिया जाता है। और ये हमारे देश का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। NSE में भी शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, वैसे उसी तरह BSE में भी शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। और इन पे कंट्रोलिंग कौन करता है? हमारा सेबी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है दलाल स्ट्रीट में स्थित है, यानी यह दलाल स्ट्रीट में है जो कि मुंबई में है। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में स्टॉक एक्सचेंज मुंबई के नाम से किया गया था। यानी 1875 में इसकी स्थापना की गई थी और पहले इसको क्या बोला जाता है? स्टॉक एक्सचेंज मुंबई। और जिसका नाम बदल के 2002 में इसका नाम बदलकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कर दिया गया। नेक्स्ट है 19 अगस्त 2005 से BSE एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में रूपांतरित हो गया है। तो BSE किस में बदल गया? तो 2005 में BSE को किस में कन्वर्ट कर दिया गया? पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। तो ये एक हमारी सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे शेयरों की खरीदारी और बिकवाली की जाती है। इसमें वर्तमान में 4800 से भी अधिक भारतीय कंपनियां पंजीकृत है। यानी हमारे देश के अंदर 4800 कंपनियां कम से कम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंडर में रजिस्टर्ड है। और हमारी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसमें कितनी है? उसमें 1600 के आसपास कंपनियां रजिस्टर्ड है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 4800 कंपनियां रजिस्टर्ड है। इनका मतलब है कि इन कंपनियों के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में खरीदे और बेचे जाते हैं। तो विश्व के प्रसिद्ध शेयर बाजार के सूचकांक, यहाँ पे कुछ शेयर बाजार के सूचकांक दिए गए हैं। अब सूचकांक क्या होता है? सूचकांक को इंग्लिश में इंडेक्स बोला जाता है। इंडेक्स का मतलब होता है किसी शेयर की वैल्यू कितनी अप है कितनी डाउन है। किसी कंपनी का जो कोई शेयर है वो कितना अप है या फिर कितना डाउन है। तो इसमें एक जो टेबल दी गई है इसमें शेयर मूल्य सूचकांक लेफ्ट साइड में दिया गया है और स्टॉक एक्सचेंज राइट साइड में दी गई है। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक बार हम इसको रीडिंग कर लेते हैं। पहला आ जाता है डी जोन्स, जो कि वर्ल्ड की सबसे फेमस स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में है। सेकंड आ जाता है निक्की, जो कि टोक्यो का है। तो मैं एक बार इनको ऐसे फास्ट स्टडी कर देता हूँ। नेक्स्ट है मिडडेक्स, फ्रैंकफर्ट, होंगसेंग हांगकांग, सीमेक्स स्ट्रेट्स टाइम्स जो कि सिंगापुर में है, कोस्पी जो कि कोरिया में है, सेट जो कि थाईलैंड का स्टॉक एक्सचेंज है, टेन जो कि ताइवान का है, संगाई कोम जो कि चाइना का स्टॉक एक्सचेंज है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख सकते हैं। नास्डाक ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि यूएसए का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है। जैसे हमारे देश के अंदर 2 स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे तो हमारे देश के अंदर बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन 2 मेन कौन से हैं? BSE और NSE। उसी तरह से यूएसए के 2 मेन स्टॉक एक्सचेंज कौन से हुए जो हमने एक शुरू में पढ़ा था, डी जोन्स, और दूसरा क्या है? नास्डाक। वैसे ही S&P कनाडा का है, बोविस्पा ये ब्राज़ील का है, बिबटेल इटली का है, IPC मैक्सिको का है,
सियोल कंपोजिट जो कि सियोल यानी साउथ कोरिया का है, और FTSE 100 ये लंदन का स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये हमारे वर्ल्ड लेवल पे स्टॉक एक्सचेंज थे जो हमने यहाँ पे कवर किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया जाता है OTCEI। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1992 में मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। तो हमारे ज़्यादातर जो स्टॉक एक्सचेंज है उनके सबके हेड ऑफिस या फिर उनके जो मेन ऑफिस है वो कहाँ पे है? मुंबई में है। हमारे जो सेबी जैसे सरकारी संस्थाएं है जो कि वित्त व्यवस्था से जुड़ी हुई है उन सबके भी हेड ऑफिस लगभग मुंबई में है। इसलिए मुंबई को क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया यानी इंडिया की आर्थिक राजधानी। तो ओवर द काउंटर ऑफ इंडिया की जो का जो हेड ऑफिस है वो भी कहाँ पे है? मुंबई में। यह भारत में सर्वप्रथम ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा संपन्न कंप्यूटराइज्ड एक्सचेंज नैस्डैक के आधार पर की गई है। नैस्डैक जो कि स्टॉक एक्सचेंज है किसका? USA का। वो पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है। तो भारत में भी इस तरह की फैसिलिटी देने के लिए इस संस्था का गठन किया गया था। OTCEI में उन कंपनियों को सूचीबद्ध किया गया है जिनकी पूंजी का स्तर यानी जिसकी कैपिटल लेवल का कितनी है? 30 लाख से लेके 25 करोड़ तक। ये पुराने आंकड़े हैं, इसका अपडेट हो चुका होगा, वो आप गूगल पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है विश्व का जो सबसे पहला संगठित यानी ऑर्गेनाइज्ड शेयर बाजार यानी स्टॉक मार्केट है वो वर्ष 1602 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थापित किया गया था। जो वर्ल्ड लेवल पे जो सबसे पहला जो स्टॉक मार्केट था वो कब बना था? 1602 ईस्वी में। ये उस टाइम की बात है जब अंग्रेज़ों ने भारत में आना शुरू किया था। और ये किस देश में बनाया गया था? नीदरलैंड में। स्टॉक एक्सचेंज में 49% तक विदेशी निवेश की अनुमति है। इनमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI जिसकी फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अधिकतम 26% तथा शेष 23% संस्थागत विदेशी निवेश मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ये मैं समझा देता हूँ कि हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज में जहाँ पे शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं तो इसमें जो हमारे देश की जो कंपनियाँ लिस्टेड है उसमें किसी भी कंपनी में अगर विदेशी निवेश करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा कितना कर सकते हैं? 49%। ये ऐसा क्यों किया गया है? अगर किसी कंपनी के अंदर शेयर की जो भागीदारी है किसी इन्वेस्टर की 49% से ज़्यादा हो जाती है यानी 51% हो जाएगी तो आधे से ज़्यादा उस कंपनी पे जो कब्जा है उस इन्वेस्टर को हो जाएगा। इसलिए विदेशी किसी कंपनी पे अपना कब्जा ना कर सके इसलिए उनका जो इन्वेस्टमेंट है 49% रखा गया है जो कि 50% से कम है यानी आधे से कम है। और ये जो 49% है इसमें जो FDI है यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? 26%। और उसी प्रकार से FII 23% निवेश कर सकती है। FDI और FII में क्या डिफरेंस है? FDI होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या है कि फॉरेन यानी विदेशी किसी भी कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन FII में यानी फॉरेनर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इसमें क्या है कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू किसी कंपनी में विदेशियों के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा जाता है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध भारत की कुछ कंपनियां हैं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें हमारी भारत की भी कुछ कंपनियां लिस्टेड है यानी हमारे देश की कुछ कंपनियों के शेयर वहाँ पे भी खरीदे और बेचे जाते हैं। तो उनमें कौन कौन सी कंपनियां लिस्टेड है उनमें है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, HDFC बैंक, ICICI बैंक, MTNL, विदेशी संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL, विप्रो, टाटा मोटर्स। ये कुछ कंपनियां मेन कंपनियां हैं जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारा भारतीय कंपनी अधिनियम यानी इंडियन कंपनी एक्ट के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी को पूंजी के लिए अंशों के निर्गमन का अधिकार होता है। यानी कोई भी कंपनी पूंजी एकत्रित करने के लिए यानी कैपिटल यानी पैसा जोड़ने के लिए अपने शेयर मार्केट में निर्गमन कर सकती है यानी इश्यू कर सकती है। ये हर कंपनी का अधिकार होता है। इस प्रकार एकत्रित की गई पूंजी अंश पूंजी या शेयर कहलाती है। इस प्रकार से जो शेयर बेच के जो पूंजी इकट्ठी की जाती है उसको क्या बोला जाता है? अंश पूंजी। शेयर होल्डरों के स्टॉक पर हुई कमाई को लाभांश कहते हैं। होल्डर के पास जो स्टॉक रखे हैं उन पे जो कमाई कंपनियों के द्वारा की जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? लाभांश, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? डिविडेंड। तो नेक्स्ट हमारे भारत के प्रमुख शेयर मूल्य सूचकांक। यहाँ पर कुछ स्टॉक वैल्यू इंडेक्स जैसे कि हमने ऊपर विदेशियों के बारे में पढ़ा था वैसे हमारे देश के अंदर भी कुछ शेयर मूल्य सूचकांक है, इंडेक्स है जो कि स्टॉक एक्सचेंज की लाइफ को बताते हैं कि कोई शेयर मार्केट
कोई स्टॉक एक्सचेंज कितना ऊपर है कितना नीचे है उसके बारे में मूल्य सूचकांक बताते हैं। तो उसमें पहला सूचकांक है BSE सेंसेक्स, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, सूचकांक है। यह 30 प्रमुख शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी ये जो टॉप के जो 30 शेयर होते हैं जिनकी वैल्यू काफ़ी अच्छी होती है उनको लेकर ये इंडेक्स तैयार किया गया है। और इसका आधार वर्ष है 1978-79 ईस्वी, यानी वहाँ पे जो इंडेक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई थी। उसी तरह से BSE 200, जैसे नाम से पता चल रहा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 200, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का यह जो इंडेक्स है वो 200 शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी इसमें 200 शेयरों की वैल्यू को दर्शाया जाता है। और इसका आधार वर्ष कब का है 1989-90 ईस्वी का। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डोलेक्स, तो डॉलर प्लस एक्सचेंज से मिलकर बना है। BSE 200 सूचकांक का ही डॉलर मूल्य सूचकांक डोलेक्स कहलाता है, यानी BSE 200 जो सूचकांक हमने सेकंड नंबर पे पढ़ा था तो उसकी डॉलर वैल्यू डोलेक्स के द्वारा पता चलती है। और इसका आधार वर्ष कब का है 1989-90 ईस्वी का, जो कि सेम है BSE 200 का। नेक्स्ट आ जाता है NSE 50, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE सूचकांक का नाम बदलकर S&P CNX निफ्टी रखा गया। पहले NSE 50 था और अब इसको क्या बोला जाता है S&P CNX निफ्टी। S&P मतलब स्टैंडर्ड एंड पुअर, CNX निफ्टी मतलब NSE 50। तो ये सब स्टॉक एक्सचेंज के बारे में था, जो कि यहीं पर ये ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट हमारा नया टॉपिक शुरू हो जाता है बजट। तो हम अब थोड़ा बजट के बारे में पढ़ लेते हैं। बजट शब्द का जो विकास है फ्रेंच शब्द बुजेट से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है एक छोटा चमड़े का थैला, यानी एक बैग। एक्चुअल क्या है, एक्चुअल बजट जो है बुजेट से मिलके बना है। बुजेट क्या है, एक फ्रेंच वर्ड है और इसका जो मीनिंग है, इसका जो अर्थ है वो छोटा चमड़े का थैला होता है। इसकी एक स्टोरी है जो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट वॉलपोल, यानी 1721 से 1742 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे इंग्लैंड के। उसने अपने वित्तीय प्रस्ताव के दस्तावेज को चमड़े के एक थैले में रखा हुआ था। यानी जो ये इंग्लैंड के जो पहले जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जो 1721 में बने थे और 1742 तक वो रहे, उसने जो ये वित्तीय प्रस्ताव है, जो बजट जो है वो पेश किया था सबसे पहले। और इसके लिए वो एक चमड़े का एक थैला लेकर आए थे जिसमें उसने अपने ये डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज उसमें रखे हुए थे। कौन से दस्तावेज, बजट के। जब वॉलपोल ने अपने वित्तीय प्रस्ताव को संसद में प्रस्तुत किया तो लोगों ने मजाक उड़ाया और कहा कि बजट खोला गया है, यानी बजट इज ओपन्ड। इसके बाद वार्षिक आय व्यय के प्रस्ताव के लिए बजट शब्द का प्रयोग होने लगा। भारत में बजट प्रणाली की जो शुरुआत का श्रेय है वो वायसराय कैनिंग को जाता है। वायसराय कैनिंग कौन थे, ये हमारे देश के वायसराय थे, जो जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था उस टाइम वायसराय कैनिंग ने बजट की शुरुआत की थी। ये कब की थी, 1859 ईस्वी में। 1859 ईस्वी में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार एक विशेष सदस्य, जो कि इसका नाम था सर जेम्स विल्सन, को वित्त सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। यानी वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये एक मंत्रिमंडल की तरह होती है, उसमें एक व्यक्ति है सर जेम्स विलियन, जिसको वित्त मंत्री के रूप में शामिल किया था। और सर जेम्स विल्सन ने पहली बार 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम बजट प्रस्तुत किया था। तो पहली बार जो हमारे देश के अंदर जो बजट प्रस्तुत किया गया था वो कब किया गया था, 7 अप्रैल 1860 ईस्वी में। और ये किसके द्वारा किया गया था, जेम्स विल्सन के द्वारा। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता है। तो बजट प्रणाली का संस्थापक किसको माना जाता है, जेम्स विल्सन को। संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है, केंद्र सरकार की अनुमानित प्राप्तियां तथा व्यय का एक विवरण पार्लियामेंट के सामने रखना आवश्यक होता है। यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 112 में यह दिया गया है कि हर वर्ष केंद्र सरकार के द्वारा जो भी हमारे देश के अंदर आय या व्यय जो की जाती है उसका जो पूरा विवरण है, उसकी पूरी जो जानकारी हर साल पार्लियामेंट में प्रस्तुत करनी आवश्यक है। और ये कब से कब तक रहेगी, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, यानी इस वर्ष 1 अप्रैल से लेकर अगले साल 31 मार्च तक। तो ये हमारा वित्तीय वर्ष कहलाता है। इस वार्षिक वित्तीय विवरण यानी संविधान में बजट के लिए प्रयुक्त शब्द को केंद्र सरकार का बजट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, केंद्र सरकार का बजट। राज्य सरकारों की बजट के संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद 202 में दी गई है। तो राज्य सरकार के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किए जाते हैं उनका जो
व्याख्या है वो किस अनुच्छेद में की गई है? 202 में, अनुच्छेद 202, जो कि संविधान का अनुच्छेद 202 है। नेक्स्ट है संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग उत्तरदायी है। यानी संघीय बजट को कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्रालय। राष्ट्रपति के द्वारा निर्देशित तिथि पर लोकसभा में बजट पेश की जाती है। परंपरागत रूप में प्रत्येक वर्ष फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर बजट लोकसभा में पेश की जाती है। यानी जो बजट लोकसभा में जो पेश किया जाता है वो हर वर्ष फरवरी के अंतिम कार्य दिवस यानी लास्ट डे जो भी होगा फरवरी का, उस दिन बजट को पेश किया जाएगा। और किसकी डायरेक्शन पर किया जाता है? राष्ट्रपति की डायरेक्शन पर, राष्ट्रपति के द्वारा इसको निर्देशित किया जाता है। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर सकता है। यदि बजट लोकसभा में पारित नहीं किया जाता यानी पेश नहीं किया जाता तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का इस्तीफा यानी त्यागपत्र दे सकता है। प्रारंभ में रेल बजट और आम बजट एक साथ ही प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन 1921 ईस्वी में नियुक्त ओकवर्थ कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 1924 में यह निर्णय लिया गया कि रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाए। यानी 1900 पहले जो है रेल बजट और आम बजट, दो तरह के बजट होते हैं, रेल बजट और आम बजट, ये दोनों एक साथ प्रस्तुत किए जाते थे। लेकिन 1924 में इन दोनों बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया जाता है। और 1925 में पहली बार रेल बजट को अलग से पेश किया गया था। तब 1925 में रेल बजट को अलग से प्रस्तुत किया, तभी से रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाने लगा। लेकिन 2017 में भाजपा ने रेल बजट को आम बजट के साथ पेश करने का निर्णय लिया है और 2017 के रेल बजट को आम बजट के साथ पेश किया। यानी 2017 में फिर से रेल बजट और आम बजट को दोनों को एक साथ प्रस्तुत किया जाने लगा। और ये किसके कार्यकाल में हुआ? भाजपा सरकार के कार्यकाल में। यानी 1921 से पहले रेल बजट और आम बजट एक साथ प्रस्तुत किए जाते थे और 1925 में इनको अलग किया गया। यानी 1925 में पहली बार रेल बजट को अलग से प्रस्तुत किया और ये 2017 तक ऐसा चलता रहा। 2017 में भाजपा सरकार ने रेल बजट और आम बजट को अलग अलग प्रस्तुत किए। नेक्स्ट आ जाता है स्वतंत्र भारत का पहला बजट। 26 नवंबर 1947 ईस्वी को पहले वित्त मंत्री R.K. षणमुखम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। यानी पहला जो बजट था आज़ादी के बाद, जो पहला जो बजट था वो 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था। और किसके द्वारा? षणमुखम शेट्टी के द्वारा, जो कि हमारे देश के आज़ादी के टाइम पे वित्त मंत्री थे। और यह बजट 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक के 7.5 माह की अवधि के लिए था। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ। यानी गणतंत्र भारत कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। उसके बाद जो पहली बार जो बजट पेश किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? जॉन मथाई के द्वारा। ये भी कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1958-59 का बजट पेश किया और बजट को पेश करते हुए उन्होंने घोषणा की कि अगले वर्ष से बजट 28 फरवरी के दिन ही पेश किया जाएगा। यानी जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहते हुए उसने पहली बार बजट पेश किया था और 28, और उसने साथ के साथ ये बताया कि हर वर्ष जो है बजट 28 फरवरी के दिन पेश किया जाएगा। भारत में अभी तक वर्ष 2013 सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाला वित्त मंत्री मोरारजी देसाई है। यानी 2013 तक की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो बजट पेश किए गए हैं वो वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा किए गए हैं। उन्होंने कुल मिला के 10 बजट पेश किए हैं, जबकि पी चिदम्बरम ने 8 बजट पेश किए हैं। तो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो बजट जो है सबसे ज़्यादा किसने पेश किया है? मोरारजी देसाई ने। वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश में आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू करने की घोषणा की थी। यानी वित्त मंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में आर्थिक उदारीकरण, जो LPG मॉडल के बारे में मैंने बताया है, उसकी नीति लागू की थी। अंग्रेजों ने भारत के लिए बजट पेश करना शुरू किया तो उसके लिए शाम के 5 बजे का समय रखा गया था। लेकिन 1999 में राजग सरकार के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बजट पेश करने का समय दिन के 11 बजे कर दिया। तो अंग्रेजों के टाइम पे शाम को बजट पेश किया जाता था, लेकिन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने इसके टाइम को बदल दिया। 25 फरवरी 1992 में भारत में पहली बार रेल बजट और 29 फरवरी 1992 को सामान्य बजट का टेलीविज़न पर प्रसारण शुरू हुआ था। यानी पहली बार जो टीवी पर जो बजट का जो प्रसारण किया गया था वो कब किया गया था? 25 फरवरी 1992 में रेल बजट का और 29 फरवरी 1992 में सामान्य बजट यानी आम बजट का प्रसारण किया था।
तो नेक्स्ट हमारा भारत में बजट सामान्यतः निम्नलिखित अनुमानों को व्यक्त करता है। यानी भारत में जब भी बजट प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें निम्नलिखित अनुमान लगाए जाते हैं। क्या क्या अनुमान लगाए जाते हैं? फर्स्ट है विगत वर्ष के वास्तविक प्राप्तियां तथा व्यय, जो हमारा वर्ष बीत चुका है उसमें हमें कितनी आय हुई और उसमें हमारा कितना खर्च हुआ, वो सब बजट में बताया जाता है। सेकंड है चालू वित्त वर्ष के बजट अनुमान और संशोधित अनुमान, यानी हमारा जो करंट ईयर है, यानी हमारा जो अभी चालू वर्ष है उसमें बजट का अनुमान लगाया जाता है कि उसमें कितना संशोधन यानी उसमें कितना चेंजेस किया जाए आय और व्यय को लेकर। थर्ड है आगामी वर्ष के प्रस्तावित बजट अनुमान, हमारा जो नेक्स्ट जो वर्ष होगा उसमें हमें कितना खर्च करना है। तो ये 3 अनुमान हमारे हर वार्षिक बजट में लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार से भारत में बजट प्रस्तुतिकरण का संबंध 3 वर्षों के आंकड़ों से होता है। यानी हमारे देश में जो बजट पेश किया जाता है तो उसमें 3 वर्षों के आंकड़ों को देखा जाता है और उसके आधार पर ही बजट को तैयार किया जाता है। तो ये मेरा जो आज का वीडियो हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले सेबी के बारे में पढ़ा, फिर स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ा, हमारे देश की जो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज उसके बारे में हमने पढ़ा, और साथ के साथ हमारा जो टॉपिक था बजट वो भी हमने इस वीडियो में पूरा कर लिया है। तो अगर आपको फिर भी किसी भी तरह की कोई डाउट है या कोई वर्ड आपकी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। और साथ के साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वे भी अपनी अच्छे से तैयारी कर सके, उनके भी भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई डाउट है तो वो भी अपना क्लियर कर सके। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। तो अच्छी तैयारी करें कंपटीशन की। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।